बीजेपी की ओर से स्टेटमेंट आता है ये पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और आपको बाहर कर दिया गया। मेरे संगठन ने हलाहल पिया। नहीं, विष उन्होंने नहीं पिया, विष आपको बताया। क्यों नफरत है इतनी, इस्लाम से क्यों नफरत? जाहिल लोगों के विषय में क्या बात करते हो जी? जो आज भी 72 हुरे ढूंढते हैं उनके बारे में क्या बात करते हो? समलैंगिकता कहाँ लिखी गई है? आप ये भी बताइए कि ऐसा मदरसे में समलैंगिकता होती है। आपने अप्रत्यक्ष तौर पे ये भी कह दिया कि मदरसों में लड़कों के साथ एनल सेक्स होता है। मैंने कोई तर्क थोड़ी दिया है, ये सत्य लिखा है भाई। जो भी मैंने पूछा, जो मैंने कहा, क्या वो उनकी किताबों में लिखा या नहीं लिखा? जो सड़कों पे जगह जगह कब्रें बनी रहती हैं जिन पे कुत्ते पेशाब करते हैं, वहाँ पे लोग नहीं जाते जा करके कि तुम चादर चढ़ाने जाएगा। मुसलमान कहते किस लिए जाए? सड़कों पे हमारे फिर एक विवादित बयान दे रहे हैं। कोई विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ भैया। इस्लाम में हलाला खूब जम करके होता है। देवर, ससुर, भाभी, चाचा, ताऊ सब मिलकर के हलाला करते। इसके अलावा इस्लाम में कोई भी किसी को निर्दोषों की हत्या कर दे उसको 72 पूरे मिलते हैं। तो आपको हूरे तो मिलेंगी ही 72, गिलमा मिलेंगे, लड़के मिलेंगे जिनके साथ आप। तो मदरसे वाली थ्योरी मेरी आप भी पक्की कर रहे हैं। कुछ बयान भी, स्टेटमेंट कई मौलानाओं के आए कि अब की तेरी नवीन जिंदल तेरी गर्दन काट के दिखाऊंगा। उसी दौरान जब ये स्टेटमेंट, मेरा भी तो स्टेटमेंट आपके पास होगा ना प्रियंक? नहीं, कि अगर एक बाप की औलाद है तो मेरा तन सर से जुदा करके दिखा कर है। तो केजरीवाल से इतनी दुश्मनी क्यों है आपकी? सबके अरमानों को कुचला है, उनका खून कर दिया। वो हत्यारा है साहब, हत्यारा। का एक बीते रोज एक वीडियो आपके खिलाफ, आप एक पंजाब में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आपने मेरे को फांसी लगा दिया। सवाल सुनिए, आपने एक वीडियो अगर वो सच्चा है, ईमानदार है, और अगर एक बाप की औलाद है और ईमानदार है, अगर तो मुझे चौराहे पे फांसी दे, मैं चलने के लिए तैयार हूं। और अरविंद केजरीवाल में ताकत है, वो 1% भी उसके अंदर ईमानदारी बची है तो मेरे खिलाफ मुकदमा करना हाई कोर्ट के अंदर। दिखाई था मुकदमा पंजाब में। अरे साहब वो तो सब जुडिस्ट है। कितने मुकदमों का सामना वैसे आप कर रहे हैं? तो उनके शीश महल को लेकर भी आप, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, मैंने डाला था कोविड के अंदर जब लोग तरस रहे थे, तब वो स्विमिंग पूल बना रहा था 8 करोड़ रुपए का सरकारी पे खर्चे से। 1 करोड़ रुपए का कम्बोर्ड चाहिए बैठने के लिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुखिया के ही इतने लग्जरी शौक हैं या बीजेपी के लोगों में भी कुछ है? सुब्रमण्यम स्वामी का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ कि अटल बिहारी को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें कही कि वो लड़कीबाज थे। दिमागी संतुलन खो गया, बुड़बक की तरफ बोरा गया। मनोरोगी बता रहे हैं आप? हाँ, पूरी तरह से। तेरोज एक चर्चित पत्रकार का कोट काफी ज्यादा आजकल चर्चा में है। उन्होंने वो लिखते हैं कि गांधीवादी कभी सावरकरवादी नहीं हो सकता और सावरकरवादी कभी गांधीवादी नहीं होता। कुंठित व्यक्ति हैं अजय अंजुल, पीड़ित व्यक्ति हैं बेचारे। तो दिल्ली चुनाव की सरगर्मी के बीच आज हमने एक ऐसे खास मेहमान को बुलाया है जिन्हें अरविंद केजरीवाल के दुश्मन नंबर 1 के नाम से भी काफी लोग जान रहे हैं। बहुत चर्चा में रहते हैं अक्सर अपने तमाम चर्चित और विवादित बयानों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी से बीते रोज निष्कासित किए जाने के बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे। पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी का भी आरोप लगा था। आज बीजेपी में नहीं है, लेकिन कट्टर सनातन समर्थित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। पूर्व पत्रकार, पूर्व बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल जी आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो अपना कीमती वक्त निकालने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद प्रियंक जी। पहले तो सर शुरुआत, बहुत सारी बातें हैं आपसे, शुरुआत मैं यहीं से करूंगा। क्या असहमति हुई बीजेपी के अंदर, बीजेपी आला कमान को आपके बयानों से? बयान आपका दिया गया था पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, उनकी खिलाफत की गई थी आपके बयान में। बीजेपी की ओर से स्टेटमेंट आता है पूर्व बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और आपको बाहर कर दिया गया। क्या हुआ था पहले ये बताएं। पहली बात तो ये प्रियंक, मेरा कोई भी बयान आज तक किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ तो है ही नहीं, और मैंने दिया ही नहीं। ये परसेप्शन जो अभी आपने बताया कि मैंने किसी नबी के खिलाफ कुछ बोल दिया, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने तो सवाल ही पूछा था ना उससे में भी। और इस लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सबको है, और वो सवाल तब पूछा था जब इस्लामिक कट्टरपंथी या फिर
आतंकवादी इस्लामिक संगठनों को चलाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना रखने वाले लोगों की जो सोच थी, वो हमारे देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, उनके बारे में अनाप शनाप सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। अगर मेरा सवाल गलत था तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे इस्लामिक देशों में मेरे खिलाफ, उस समय ट्विटर था जिसको आज आप एक्स कहते हैं, ट्विटर में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई, शिकायत की गई। तो मेरा तो अकाउंट कभी सस्पेंड ही नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा सवाल सही था। लेकिन इस्लामिक देशों के कट्टरपंथियों के, इस्लामिक देशों के दबाव और भारत की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए तत्कालीन जो समय था, उस समय में हमारे संगठन को, जो मेरे और मेरे सहयोगी साथी नुपुर शर्मा के प्रति जो निर्णय लेना पड़ा, वो निर्णय उसी प्रकार का था जैसे समुद्र मंथन से निकले हुए हलाल को महादेव ने पी करके सृष्टि को खुद पी लिया और अपने सबको बचाने के लिए। उसी प्रकार से मुझे लगता ये है कि मेरे संगठन ने हलाल पिया उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। नहीं, विष उन्होंने नहीं पिया, विष आपको बताया, देखिए, आपके बयानों को बताया, मैं वो और विष फिर पार्टी से कहा कि भैया मैं तो वो विष हूँ जिससे कैंसर की दवाई बनती है। मैं वो विष हूँ जिससे मृत शैया पे पड़े व्यक्ति को जीने का सहारा मिलता अच्छा, है। ये बताइए ये जिंदल समझने की बात है, आप जैसे मर्जी ले लें। जिंदल साहब, ये बताइए, जैसे आप बहुत बेबाक बयानों के लिए भी चर्चित रहते हैं, वो स्टेटमेंट जो आपका था, पार्टी पूरी तरह से साइडलाइन हो गई आपके बयान से, उस बयान पे कायम है आप? मैंने जो कहा वो सही कहा, मैंने जो पूछा वो सही पूछा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, किसी को दोहराना चाहेंगे वो मैं किसी स्टेटमेंट मैं किसी दर्शकों से? मैं किसी को मैंने किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। और मैंने जो पूछा था, आज भी मैंने जो पूछा था वही सवाल मक्का मदीना के जो आलिम या बड़े लोग हैं उनसे मुसलमान समाज के लोगों ने पूछा, क्या ये सत्य है कि हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात सोशल मीडिया पे कही जा रही है कि आप नबी ने कोडिंग में बात क्यों कर रहे हैं? खुल के बताइए। मैं वही बोल रहा हूँ ना हाँ, कि उस समय लोगों ने उनसे पूछा, जो मैंने लिखा था वही अक्षरक्ष पूछा कि 53 वर्ष की उम्र में नबी ने क्या 6 वर्ष की बच्चे के साथ विवाह किया और 56 वर्ष की उम्र में 9 बच्चे के साथ संबंध बनाए, क्या ये सही है? तो वहां के खुद ट्विटर पे उन्होंने जवाब दिया है कि 100% ट्रू, ये सत्य है। अच्छा जी। तो मैंने क्या गलत पूछा भाई? तो मुझे कह देते सत्य है। और ये आपने अपने पार्टी आला कमान को कहा उस समय, आदेश गुप्ता जी के पास आप गए कि वो भाई ये देखिए एविडेंस? वर्तमान कई बार राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है और ये जानते हैं कि ये सही है, फिर भी जो है उसके खिलाफ आपको निर्णय लेना पड़ता है। वो निर्णय ऐसा नहीं था कि हमको देश निकाला दे दिया, संगठन के दायित्व से मुक्त किया है ना। पार्टी के लिए आप दिन रात जुझारू तरीके से काम कर रहे थे, जब आपको जरूरत पड़ी पार्टी के सपोर्ट की तो पार्टी ने सपोर्ट तो किया। पार्टी आपको खिसका ऐसा दी नहीं, बाहर। ऐसा ये मत कहिए कि पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ बयान भी, स्टेटमेंट कई मौलानाओं के आए कि अब की तेरी नवीन जिंदल तेरी गर्दन काट के दिखाऊंगा, उसी दौरान जब ये स्टेटमेंट मेरा भी तो स्टेटमेंट आपके पास होगा ना प्रियंक, नहीं उस कि अगर पर एक बाप जी। की औलाद है तो मेरा तन सर से जुदा करके दिखा कर है, तो मैं सही सलामत बैठा हूँ। सिक्योरिटी थ्रेट है अभी, सिक्योरिटी थ्रेट काफी, मतलब सुरक्षा को लेकर देखिए, काफी लगभग 30 वर्ष बाद अमेरिका के अंदर, आपको याद है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिन 26/11 नहीं 26/11 तो बहुत दूर की बात है, अभी की बात बता रहा हूँ। सब जानते हैं कि 35 वर्ष बाद घटना के, जिसने किताब लिखी, विवाद बना, सब कुछ हुआ, 35 वर्ष बाद अमेरिका के अंदर उस पर हमला कर दिया उस 25 वर्ष के युवक ने। उनकी आंख चली गई, एयरलिफ्ट करके उनको हॉस्पिटल लेकर के गए और वहां बचा लिया। तो जाहिल लोगों के विषय में क्या बात करते हो जी? जो आज भी 72 हुरे ढूंढते हो उनके बारे में क्या बात करते हो? क्यों नफरत है इतनी, इस्लाम से क्यों नफरत है? सही नहीं है इस्लाम साहब। विरोधी स्टेटमेंट आपके बहुत सारे लगातार। अब आप ये बचाव में कवर अप करते हुए ये कह देंगे कि मैं तो सनातन समर्थन की बात करता हूँ, इस्लाम का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आपके स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। अभी आपकी किताब एक रखी है मेरे सामने, इस्लामिक मदरसे बेनकाब। इस किताब में आपने बहुत सारी खिलाफत की है इस्लामिक आयतों की। और अभी मैं आपका एक कथन पढ़ रहा था,
उसमें आपने मदरसों की खिलाफत की बहुत ज्यादा। आपने अप्रत्यक्ष तौर पे ये भी कह दिया कि मदरसों में लड़कों के साथ एनल सेक्स होता है। धर्म की नहीं नहीं तालीम नहीं देने नहीं नहीं। वाला का स्थान जो है, आप उसको बता रहे हैं वहां पर लड़कों के साथ होमोसेक्सुअलिटी होती है। होमोसेक्सुअलिटी होती है। तो मैंने ये कोई, मैंने खुले तौर पर एनल सेक्स कह दिया हाँ, उसको। मैंने कोई तर्क थोड़ी दिया है, ये सत्य लिखा है भाई। कि आप 2008 में, मदरसे में दो मतलब, नहीं 2000 नहीं, में एक एक, आपत्ति। मेरे जी, को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, आपत्ति यहाँ पर इस्लाम समर्थित लोगों की इसलिए हो सकती है कि एक मदरसे पर सवाल उठाना जायज है, लेकिन एक इस किताब में अगर कथन ये लिख दिया जाए कि छात्रों में समलैंगिकता का चलन भी बढ़ने लगा है, ये मदरसों की आम बीमारी है। जब एक रूम में 8 से लेकर 48 लड़के हों, किसी के मिलने जुलने पर पाबंदी हो, तो इसके अलावा क्या हो सकता है? समलैंगिकता होती है आपके मुताबिक मदरसे में। सारे मदरसों में दीन की तालीम नहीं होती है वहां आपके मुताबिक। मदरसे से निकलने वाले व्यक्ति अधिकांश क्या, किस घटना, किस किस व्यापार में पाए जाते हैं? कट्टरपंथी में पाए जाते हैं, आतंकवाद में पाए जाते हैं, लूटपाट अपराध में पाए जाते हैं, और जिसको बेरोजगारी कहते हैं लोग, उसमें पाए जाते हैं। और मैंने जो लिखा है 2008 की बात है, आप किताब लेकर के, जिसका लोकार्पण परम पूज्य सर संचालक सुदर्शन जी ने किया था 2008 में, 25 फरवरी 2008 को किया था। वो किताब आज 2024 में, 25 आ गया, अभी 25 में तक चर्चा में है, इसके तमाम स्टेटमेंट तो अभी भी कोट उसमें किए मैंने जा जो रहे हैं कहा भाई। था वो गलत नहीं कहा ना। अगर गलत होता तो जितने इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इस्लामिक संस्थाएं या मदरसे चलाने वाली संस्थाएं हैं, उस समय देश भर में मेरे खिलाफ कई जगह पुतले चले थे। और ये नहीं, मैंने तो पढ़ा था अखबार में, देवबंद में उलेमा और मौलवियों का सम्मेलन हुआ था 25 दिसंबर 2008 को, और उसमें कहा गया पहला हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे, दूसरा नवीन कुमार। तो ये अगर मैं गलत होता तो कहीं किसी अदालत में, किसी कोर्ट में कोई जाता ना, उनको मालूम है ना सच क्या है। मदरसे किस चीज की कोर्ट की जननी आपने है, बात कही, ये तो वो जी। जानते हैं ना। अगर मुझे बताइए कि मदरसों के अंदर आप सीबीएसई का या जो सिलेबस है, जिस जिस बच्चे को आधुनिक शिक्षा चाहिए, वो क्यों नहीं पढ़ाते हो भाई? क्यों नहीं पढ़ाते हो? और मदरसों की आप बात कर रहे हो, तो मदरसे की मैं मैक्सिमम, मैंने मदरसे वो बताया जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पता ही नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं। नहीं तो आप इन्हें चिन्हित करके मैंने लिखिए चिन्हित ना करे कि मतलब 5000 से ज्यादा मदरसे सीमा उस समय 2008 में सीमाओं के बॉर्डर, यानी जो भारत की सीमाएं हैं नहीं, उसके तो आपका आसपास खुले। स्टेटमेंट ये होना चाहिए जिंदर बहुत साहब सारे, कि चुनिंदा मदरसों में, इन मदरसों में। मेरा आपका कहना सवाल यह है कि सारे मदरसों मदरसों पर है। के अंदर अगर आप आधुनिक शिक्षा नहीं देंगे तो वहां से वही पौध पैदा करेंगे जो विध्वंसकारी है। असुरों के शासन में भी गजासुर जैसा असुर हुआ जो महादेव को मानता था, बाकी सब तो विरोधी करते थे। तो आप ये कहेंगे असुर सारे के सारे देवता हैं? नहीं कहोगे ना भाई। ऐसा थोड़ी मदरसे से निकलने वाले अपवाद स्वरूप कुछ लोग अच्छे नहीं हो सकते, अच्छे भी हैं, कुछ हैं, मेजोरिटी अच्छी नहीं है। तो इसलिए आप जो असुरों के, अगर जितने असुरों ने देखा सबने विध्वंस किया, गजासुर ने भगवान की भक्ति करी, तो आप उसको ये थोड़ी कह दो कि सारे असुर देवता है या अच्छे हो गए। इस तरह के स्टेटमेंट आप पास करते हैं, जाहिर सी बात है आपको जान का खतरा है। मौलाना कट्टरपंथी भड़कते हैं। क्यों और भड़कते हैं आप, जी? जब आप मैं इस देश के अंदर बहुसंख्यक देश में, हिंदुत्व का बहुसंख्यक देश था। आज हम 8 राज्यों में, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक में आ गए। अच्छा, अगर अगर हमसे आपत्ति होती है तो हमारे खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं भाई? अदालतें बनी है ना देश के अंदर, क्यों नहीं जाते आप पुलिस के पास? आप क्या करते हैं कि ये कौन, किसने अधिकार दिया इनको किसी की जान लेने का? कि हमने किसी की जान ली है क्या? हमें किसी पे विरोध होता है, जाते ना अदालत, जाते ना पुलिस के पास, क्या भाई ये गलत हुआ? ये कौन होते हैं किसी को मार देंगे? और क्या इनके औकात है? ये तय करेंगे कौन जिएगा कौन मरेगा। लेकिन जहां तक सनातन की प्रस्तावना, मैं ये समझता हूं कि सर्वधर्म संभाव की बात करने वाला सनातन है ना जी। आज इस तरह का स्टेटमेंट जब देता है, गलत कहाँ देता है? वो तो सत्य सनातन धर्म तो है ही है। आप सनातन को जानिए प्रियंक भाई, आप तो जानते ही हैं, क्या आप तो खुद ही सनातनी है। सनातन सबके प्रति स्नेह रखता है, मैं भी रखता हूं। मेरा किसी से द्वेष ही नहीं है। मेरा द्वेष उनसे है जो लोगों को बरगला करके 72 हुरों के नाम पे आतंकवादी बनाते हैं। मेरा द्वेष उनसे है जो कहते हैं हलाला के नाम पे ससुर जिसकी बेटी समान बहू है वो उसके साथ रातें गुजारता है।
देवर जिसके लिए भाभी माँ समान होती है उसके साथ संभोग करता है, उन सबसे मेरा द्वेष है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे कह सकते हैं? और ये कहते हैं कि नहीं हम तो मदरसे से शिक्षा लेके आए इसलिए इसमें यही लिखा है। पढ़े लिखे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। जब ये बातें उठती हैं ना जी, तब तब आप कहते हैं, मुझे तब आप विरोधी बना देते हैं। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं तो आईना लेके खड़ा हूं जी। आईने में वो खुद अपना चेहरा देखें। अच्छा, जो मैं पूछ रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो उनकी किताबों में नहीं लिखा? नहीं, लोग ये भी इसमें नहीं, आप मेरी बात सुनो, संदर्भ आप बच के मत निकलिए। अब आप मुझे ये बताइए, जो भी मैंने पूछा, जो मैंने कहा, क्या वो उनकी किताबों में लिखा या नहीं लिखा? हाँ, नहीं, बहुत सारी बातें, लेकिन आपका कोई ऐसी बात ही नहीं जो ना मैं लिखी तो हो। एक पत्रकार मुझे के तौर पर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, और आपके जो स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट में जो बातें लिखी गई हैं, उन्हीं में 4 बातें ऐड ऑन करके, अब समलैंगिकता कहाँ लिखी गई है, आप ये भी बताइए कि ऐसा मदरसे में समलैंगिकता होती है? ये तो बहुत अगर सारी आप तथ्यात्मक वो कह रहे हैं कि हर आई एग्री। आप अभी मेरे साथ कितने केस दिखाऊं मैं? जो गरीब बच्चे, इसमें गरीब स्थान बच्चे, विशेष जिम्मेदार नहीं हो हाँ, सकता। मैं बताता हूँ। जो गरीब बच्चे हैं ना, जिनके यहाँ केवल बच्चे ही पैदा करते हैं और खाने के लिए नहीं होता है और मदरसों में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ क्या होता है? ये बात मैं नहीं कह रहा, मदरसे में पढ़े हुए लोगों ने कही है, मैं तो कोट किए हैं। किस किसने कहा है ये बात? मालिशें करवाते हैं, समलैंगिकता करते हैं। अभी अभी अरबी में, अभी भी अरब में देखिए ना साहब, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को वो बालाओं की तरह डांस कराते हैं, उनके साथ अनैतिक कार्य करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। कौन सा करना बंद कर दिया भाई? और फिर आप कहते हो कि भाई ये गलत कह रहे हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बंद करिए, अगर वो सही है तो वो होना नहीं चाहिए। आप कहिए ना कि विरोध करते हैं, इस बात का विरोध क्यों नहीं करते लोग? इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मदरसों के अंदर आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दीनी शिक्षा देनी तो अपने घर में दें, किसी को आपत्ति नहीं है ना। हम भी तो घर में रामायण का पाठ पढ़ाते हैं ना बच्चों को, वेदों का ज्ञान देना अपने घरों में देते हैं ना लोग, आप भी दीजिए। तो उसको शिक्षा के साथ क्यों जोड़ते हो आप? आप अपने मंदिरों में या मस्जिदों में उनको धर्म की पाठ पढ़ाइए, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। बट उसको कहो कि देश ने मदरसे के अंदर पास कर लिया, 5वीं तो 5वीं पास हो गया, 12वीं कर लिया मदरसे तक तो 12वीं पास हो गया। किस आधार पे कर दिया भाई? क्या उसे उसका पैरामीटर क्या है? ये बात समझने की है। मैं कोई विरोधी नहीं हूं, मैं उनका भला कर रहा हूं और लोग मानते भी मैं भला कर रहा हूं। ठीक है, आप इस्लाम की कुछ कुप्रथाओं का विरोध करते हैं आपके मुताबिक, लेकिन ये जो किताब सामने रखी हुई है, इस्लामिक मदरसे बेनकाब, इस किताब को वजूद में लाने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? और उस परिदृश्य में जब योगी आदित्यनाथ खुद इसकी प्रस्तावना रखते हैं, आरएसएस का पूरा समर्थन रहता है, तो क्या ये पूरी एक अंदर से इस तरह की बातें भी होती हैं कि पूरा एक एजेंडा चलाया गया उस दौर में, इस्लाम विरोधी एजेंडे के तहत इस तरह की किताबें निकाली गईं और धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की गई, और उसके अधीन होकर नवीन कुमार जिंदल जी की ये किताब सामने आती है। हम लिखते हैं किताब तो है, या हमारे साथ सहयोगी मेरे मुस्लिम साथी भी है एक, ठीक है ना, को राइटर है। तो हम जो है इस्लाम विरोधी हो गए, ठीक है ना। इस किताब की प्रस्तावना माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब सांसद थे, या फिर इस किताब का लोकार्पण परम पूज्य सरसंघचालक तत्कालीन केपी सुदर्शन जी और उस समय पूर्व डीजीपी पंजाब के केपीएस गिल भी थे, उड़ीसा से बीजेडी के तत्कालीन सांसद जो आप दूसरे दल, अपने दल भाजपा में भी हैं, भर्तरी मेहताब, वो विशेष अतिथि थे। पूर्व देश के गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी इसमें मौजूद थे। तो आप सबके सब जो हैं एक एजेंडे की तरह थे। हम आपकी ये एजेंडे की तरह नहीं है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि एक कोट इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट मैंने अभी देखा आपकी ही ट्विटर प्रोफाइल पे, एक ने कमेंट किया कि नवीन जिंदल की किताब, ये आपकी किताब का नाम लिख रहे हैं इस्लामिक मदरसे बेनकाब में, इनकी किताब जो है वो संघी विचारधारा से प्रेरित है, उनका ऐसा कहना है, और इसको इस्लाम के खिलाफ फेक प्रोपोगेंडा चलाने के लिए पैसे दिए गए हैं। ये बात भाई साहब, इसको ये भी कह सकते हैं कि पैसा लेके इस प्रकार की बातें लिखते हैं।
तो इस किताब से प्रेरित होकर वही लिखा उन्होंने। इस नहीं वो जो उन्होंने ट्वीट पे किया मुझे मालूम नहीं हाँ, जिसका उन्होंने यही लिखा है जो आप कह रहे हो, जो कि मैं फेक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फंडिंग की गई है ना। हाँ फंडिंग कहाँ से होती है, किस लिए होती है, इस दुनिया जानती है। तो मैं ये कहूँगा कि इस किताब से प्रेरित होकर के उन्होंने मदरसों के अंदर आधुनिक शिक्षा का विचार क्यों नहीं लेके आया, उनके दिमाग में आया? उनके दिमाग में क्यों नहीं आया मदरसों में आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, कंपटीशन में उनके बच्चे जो हैं और अव्वल आ जाने चाहिए? ये बात क्यों नहीं आई उनके दिमाग में? गरीबी मानसिकता के लोग हैं साहब ये जो बात करते हैं, और यही लोग हैं मुट्ठी भर जो अपने आप को इस्लाम कहते हैं। मैं आपको बताऊं मुसलमानों में जो सनातनी लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा जाते हैं, पिछड़ापन है, गुर्बत है, गरीबी है, कहीं ज़्यादा। उनकी जातियां बाकी जातियों से कहीं ज़्यादा हैं। कभी उनकी जातियों के बारे में किसी ने पूछा है क्या कि देलबंदी है, अंसारी है कि नक्शबंदी तो है क्या? कोई नहीं जानना चाहता। अच्छा, देश के सब कहते नहीं मुसलमानों ये से तो मुसलमान है। अरे मुसलमान तो ठीक है भाई, कोई किस तरफ दक्षिण में मुंह करके नमाज पढ़ता है तो कोई पूर्व में करके पढ़ता है। क्यों भैया? कोई चादर चढ़ाने जाता है, कोई चादर नहीं चढ़ाने जाता। कोई सड़कों पे कब्रों पे, जो सड़कों पे जगह जगह कब्रें बनी रहती हैं जिन पे कुत्ते पेशाब करते हैं, वहाँ पे लोग नहीं जाते जा करके कि तुम चादर चढ़ाने जाएगा। मुसलमान कहते किस लिए यार, सड़कों अब पे आप हमारे फिर नबी एक थोड़ी विवादित बयान दे मैं रहे कोई हैं। भी फिर विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ भैया। मैं मेरी कब्रों बात में कुत्ते नहीं, मुझे आप मुझे देखते मुझे दुख होता है इस बात का। अगर इतने लोग समझदार हैं तो उनको उठा करके भैया अच्छी जगह उनको उनका इबादत गृह बनाओ, उनका मंदिर बनाओ, जमीन खरीदो। सनातनी लोग भी तो खरीदते हैं ना, आप सड़कों पे कर देते हो यार, पुल के ऊपर। अरे यार कैसे हो सकता है भैया ये सब? और खोदोगे तो ईंट ही निकलेगी उसके क्या अंदर। चाहते हैं देश के मुसलमानों से नवीन कुमार जिंदल? मैं चाहता हूं देश के मुसलमान मुख्य धारा में आना चाहिए, और बार बार अल्पसंख्यक किस लिए भैया? तय होना चाहिए ना। तुम 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गए और वे भी अल्पसंख्यक, तो उससे बाहर निकलना चाहिए। आप तो हिंदू राष्ट्र और सनातनी राष्ट्र बन की जाए तो इससे अवधारणा बढ़िया बात ही लगातार क्या है? का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें इस्लाम के रहने की जगह होगी कि आपके मुताबिक देखिए पाकिस्तान बना हुआ है, नहीं वो तो उनके लिए बनाई है, कोई बात नहीं। यहाँ हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदुत्व एक जीने की पद्धति है। मैं नहीं कहता, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है, उसको मानना चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं और आप भगवान श्री राम को पूछते हैं, आप किसी हनुमान जी को पूछते हैं, हम सबको कहते हैं सब एक समान है। तुम कहते हैं मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मेरा भगवान सबसे बड़ा है। ये कैसे हो सकता है? महादेव कण कण में है। हम फिर भी नहीं कहते तुम अपनी पद्धति जो मर्जी रखो। अब आप लेकिन कह आप रहे ये हैं नहीं कहो। इस्लाम का विरोधी नहीं, कुरान की जो सबसे बेसिक फिलॉसफी है अल्लाह अकबर, आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये गलत है, देखिए अल्लाह ही अकबर है। अरे अल्लाह भैया, हमारे वंशज सृष्टि के नायक से लेकर के, चाहे भगीरथी हो, तो आप ये सीधा चाहे नहीं, चाहे मैं ये चाहे चाहता कुशिक, हूं, आप सीधे तौर पे ये कह दीजिए कि इस्लाम गलत है नहीं, आपके मुताबिक। मैं ये कहता हूँ पूरा इस्लाम ही गलत है आपके मुताबिक। मैं ये कहता हूँ इशाकू से लेकर के, भगीरथी से लेकर के, राजा दशरथ से लेकर के, राजवंशी से लेकर के, सूर्यवंशी से लेकर भगवान राम तक हमारी जो 49 पीढ़ियां है ना, उसका इतिहास हमारे पास है। आप भी तो कुछ इस्लाम में बताइए। कोई खूबी तो बता दीजिए। तो वो तो उनको बताओ, उनसे पूछो कर ये। अच्छा चलो अब यही करें। आप अगर 10 खिलाफत कर रहे हो तो एक प्रियंक भाई मैं आपकी बात को मान गया। हम सनातनी अपने देवी देवताओं की अच्छाइयां बताते हैं, उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, ठीक है ना? नहीं, अगर आप किसी धर्म की आप किसी धर्म की मेरी बात सुनो अगर ना। 4 खिलाफत बचा रहे हैं तो एक अच्छाई बताना भी आपका फर्ज हो जाता है। हाँ मैं अच्छा ही बता तो रहा हूँ कि जो भी मौलाना बड़े बड़े आपके पास आते हैं, आपका सब लोग आते हैं, ठीक है ना, उनसे कहिए कि आप इस्लाम की अच्छाइयाँ बताइए, आपके नबी ने जो अच्छे काम करे बस वही गिनाइए। क्यों नहीं गिनाते हो भाई? उनके पिता ने क्या काम अच्छे करे, उनके दादा ने क्या काम अच्छे करे, उनके परदादा ने क्या काम अच्छे, उनके सरदादा ने क्या काम अच्छे, उनके बच्चों ने क्या काम अच्छे करे, जो अच्छाइयाँ हैं बस वो बताइए। हम भी तो जाने, बताएंगे तो वो लोग ना। मैं इस्लाम का ज्ञाता थोड़ी हूँ भाई, मैं तो सनातनी अभी के तक तरह जाता मैं नहीं। बस वही जिंदल साहब जानना मैं चाहता हूं यही कहना कि चाहता हूं। अभी तक आपने इस्लाम में सारी कमियां ही देखी ना। मैंने कोई कमी नहीं देखी। अभी आपने 4 कमियां गिना दी। अच्छा बताओ हलाल अच्छा है क्या?
वही मैं कह रहा हूँ, वही वही आप वही मुझे बताओ आपने ना, अच्छा है क्या? आपने वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कई चिन्हित करके तो आपको अभी तक कोई अच्छाई नहीं दिखी, तो इसका मतलब इस्लाम आपके जो मुताबिक पूरा मैंने खराब है। सुना, नहीं नहीं, ये आप कहो जो मर्जी, लेकिन जो मैंने सुना मैं वो कहता हूँ। अगर आप इस पे सहमत हैं, अगर आप मैं 4 आपकी कमियां बात से गिना रहे सहमत हैं हो जाऊंगा। जिंदल साहब, आप 4 कमियां गिना रहे हैं, एक भी अच्छाई नहीं अच्छा ही गिना गिना पा रहा रहे हूं। हैं, तो फिर अच्छा ही सुनिए, इस्लाम में हलाला खूब जम करके होता है। देवर, ससुर, भाभी, चाचा, ताऊ सब मिलकर के हलाला करते ये हैं। अच्छा ही है आपके मुताबिक। आप ही बता रहे हो ना, मैं सुनो। दूसरी अच्छाई, वह इस्लाम में अक्सर देखते हो, अभी भी देखा है कि बाप जो है बेटी से शादी कर लेता है और माँ अपने बेटे से शादी कर लेती है। अभी करिए 15 दिन पहले 18 साल के आदमी से, पाकिस्तान में 18 साल के लड़के से। इसके अलावा इस्लाम में कोई भी किसी को निर्दोषों की हत्या कर दे उसको 72 हुरें मिलती हैं। अब ठीक तो है ना? हूरों के वो साथ अब साथ मैं इस्लाम के अच्छाई गिना रहा हूँ, सुन तो लीजिए साहब। अब आप अच्छाई नहीं गिन रहे हो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मदरसों के अंदर चले जाइए, एक कमरे में 48 अब आपने लड़के होंगे, हूरों उसके की बात बाद की, बस हूरों के साथ साथ गिलमा मिलने की भी बात चर्चा में मैंने सुना आजकल है, मैंने बहुत है। अखबारों में कहीं देखा है, पढ़ा है कि गिलमा मिलता है। गिलमा कोई और नया सिस्टम निकला है कि खेल के रख लीजिए, कुछ ऐसा कुछ करें, मुझे गिलमा जानकारी नहीं। लड़के मिलते हैं, अब आपको हूरे तो मिलेंगी ही 72, गिलमा मिलेंगे, लड़के मिलेंगे जिनके साथ आप। तो मदरसे वाली थ्योरी मेरी आप भी पक्की कर रहे हैं? मदरसे की थ्योरी, मदरसे के अंदर ये नहीं होता। आपको ये कहते हैं कि जन्नत में आपको गिलमा और हूर, मतलब जन्नत में मिलेगा तो मदरसे में क्यों नहीं मिलेगा? जन्नत की बात तो मदरसे वाले मानते हैं, ये तो आप ही ने पक्का कर दिया। आपने तो कहा कि जबरन वहां लड़कों को बहला फुसला कर तो वहां पे मदरसे में लाकर, आपके मुताबिक। वहां जबरन, जब मदरसे में मैंने जबरन कहा, और वहां पे जन्नत में उनको अपनी मर्जी से मिलेगा। क्या बात है साहब, क्या खूबसूरती है इस्लाम की, वाह! ऐसा इस्लाम समझने वाले की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं अब इस्लाम पे चर्चा होनी चाहिए। सनातन पे तो बहुत कर ली, सिर्फ इस्लाम पे चर्चा कराइए। हम भी तो जाने इस्लाम की अच्छाइयां साहब, अच्छा जानना चाहिए। 2 कमियां आपने गिनाई। एक भी नहीं है, मैं इस्लाम में क्या कमी, मैं तो बता रहा हूँ अच्छाइयां बता रहा तीसरी मदरसा हो गई। चौथा आपने अल्लाह अकबर की और कोई ईश्वर नहीं है। 4-5 जो आपके मुताबिक खूबियां हैं वो आपने गिनवाई। ठीक है, आपकी अवधारणा है इस्लाम को लेकर, और आपकी आपके बयानों की चर्चा केजरीवाल को लेकर जब आप स्टेटमेंट पास करते हैं तो बहुत सारे आपके बयानों की चर्चा है। केजरीवाल से इतनी दुश्मनी क्यों है आपकी? आपको दुश्मन नंबर 1, बहुत सारी हेडलाइंस मैं देख रहा था, उसमें कोट किया गया केजरीवाल के दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 1। एक मैंने वक्तव्य ये भी सुना कि केजरीवाल अनशन पर बैठने को मजबूर हुए, धरने पर। हूँ। मेरे धरना क्या मेरे खिलाफ? हाँ हाँ, आपके खिलाफ। क्या दुश्मनी, ये अदावत की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली में केजरीवाल ने दिल्ली के लोग, माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता, दादा, सबके अरमानों को कुचला है, उनका खून कर दिया। वो हत्यारा है साहब, हत्यारा। केजरीवाल ये सोच करके सत्ता में ये कह करके आया था कि वो दिल्ली का बेटा है, बड़ा भाई है, गरीबों का पिता है। उसने क्या किया साहब? सिर्फ छला है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर 150 करोड़ रुपया खर्च हो गया, अब तक 150 करोड़ रुपया खर्च हो गया। उसका एक वाइस चांसलर है, उसका ऑफिस सिस्टम सारा कुछ है, उसको और भी लोग अपॉइंट किए हुए हैं उसके अंदर, सबकी तनख्वाह जा रही है, खर्चे जा रहे हैं, घर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट नहीं लगी अभी तक। 4 साल हो गए। दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो 9 थे, आज 7 बंद है। यमुना मैया जहरीली हो गई। दिल्ली के स्कूल का मॉडल पूरे विश्व में बेचता है, और स्कूल ऐसे बने हैं कई, मैं 14 स्कूल के बारे में मैं कहता हूं, जहां बैठने की संख्या मान लो 1800 है, तो वहां 5400 बच्चे भर्ती हैं। कैसे बैठेंगे एक शिफ्ट में 5400 बच्चे? जिस अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन डायरेक्टर, जिसका वीडियो मैंने डाला था, वो ये कहता है कि आप क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिख दो, हम आपको पास कर देंगे। तो 12वीं तक जो बच्चा 15-16 साल स्कूलों में रहेगा, वो बढ़ करके क्या बनेगा? बेरोजगार, आतंकवादी, लुटेरा, रेपिस्ट, क्या बनेगा? ये इसकी तरह महाठग, और लोगों को ठगता है साहब। 10 साल से गरीबों की इसने पेंशन बंद कर दी, कारपोरेशन की, और उसकी अब कहता है मैं सबको पैसे दे दूंगा 2100 रुपया। कहां से दे देगा? ठीक है, आप नजरिया पेश कर रहे हैं। आपका एक बीते रोज एक वीडियो आपके खिलाफ, आप एक पंजाब में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आपने केजरीवाल मेरे को फांसी लगा देगा, सवाल सुनिए मेरा। तो मैं केजरीवाल से फिर कहता आपने एक हूं, वीडियो अगर पेश, वो सच्चा है, ईमानदार है, और अगर एक बाप की औलाद है और ईमानदार है अगर, तो मुझे चौराहे पे फांसी दे, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आपने बीते रोज एक वीडियो डाला था, उसमें केजरीवाल के पैसे के लेन देन का मामला था। वो कह रहे थे कि भाई
पैसा डायरेक्ट हम लोगों के पास नहीं आता है, इस तरह की बातें थी बहुत सारी। नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात थी प्रियंक भाई, बहुत महत्वपूर्ण। मैं भूल ना हाँ, जाऊं। लेकिन मैं अपना सवाल पूरा करूं, उसके बाद आप अपना वक्तव्य रखिएगा। इसके बाद ये वीडियो जो आपका था वो कथित तौर पे फर्जी वीडियो साबित हुआ। उसके बाद पंजाब में आपके खिलाफ इसी वीडियो को लेकर मुकदमा भी हुआ। नहीं देखो, तो पंजाब, फर्जी वीडियो आपने वो डाला था, मैं इस तरह प्रियंक की भाई, ये केस अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है। ये डॉक्टर्ड वीडियो था। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये केस पंजाब हाई कोर्ट में लंबित है, अभी चल रहा है। जो सब जुडिस मैटर पे मैं नहीं बोलता हूँ, पहली बात। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ कि दिल्ली के शेड्यूल का 6 महीने पुरानी, मैं पुरानी भी नहीं कह रहा हूँ, पिछले मात्र 6 महीने में दिल्ली के शेड्यूल का सब जगह है ना आयोग, दिल्ली में भी SC ST आयोग, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का, उसमें करोड़ों रुपया SC ST के नाम पर केजरीवाल ने अपने रिश्तेदारों, अपने जानकर, अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया, जो SC ST है ही नहीं, लोगों को भला बना हुआ है। आप इसे डॉक्टरेट कह दो या फिर कंपाउंडर की कह दो, इंजीनियरेट कह दो, कैसी भी वीडियो कह दो, मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूं। अगर ये बात सत्य है और अरविंद केजरीवाल में ताकत है, वो 1% भी उसके अंदर ईमानदारी बची है, तो मेरे खिलाफ मुकदमा करे ना हाई कोर्ट के अंदर, है दिखाए तो ना मुकदमा पंजाब में अरे आप। साहब, वो तो सब जुडिस और है। कितने मुकदमों का सामना वैसे आप कर रहे हैं अब तक? मैं सच्चाई के लिए जितनी उसकी ताकत है वो सब लगा ले। वो अरविंद केजरीवाल वो है जो पहले दिल्ली के अंदर झूठ बोला करता था, झूठी वीडियो डालता था, मानहानि के मुकदमे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल तो मामला झूठी वीडियो डालने का आपके खिलाफ है। मानहानि के मुकदमे में जाकर के माफी मांगता था लिखित में। अरविंद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी, एक ये बार नहीं, वीडियो 4 बार कहाँ मांगी। से आपके पास आई? लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, 4 बार माफी मांगी वहां पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। लेकिन जैसी पंजाब की सरकार आई तो कोर्ट नहीं गया, वो पुलिस के कह करके फर्जी मुकदमा बनवा दिया। सुबह से शाम तक 50 ट्वीट आप करते हैं, 50 ट्वीट हम करते होंगे, अभी मैसेज देते हैं, किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ में है। और उस बाद ट्वीट में कोई वीडियो आपकी नजर में पड़ा, अच्छा ये केजरीवाल के तो खिलाफ वो है, तो ऑस्कार डाउनलोड में करो, आने वाले। डाउनलोड करो, इसे अपने में डाल दो। अपने में डाल दो। तो ये कुछ भी करो, जो जैसे मर्जी कर ले वो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को पुलिस का दुरुपयोग करने की जगह अदालत में जाता ना, अभी तो वहीं लंबित है, वो सब जुडिस है, इसलिए उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। और दिल्ली बीजेपी के अंदर अभी आप दिल्ली बीजेपी में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, दिल्ली चुनावों का बिगुल बजा हुआ है, बहुत सारी असहमतियों की बातें हैं, दिल्ली बीजेपी दो फाड़ की स्थिति में, इस तरह की बातें भी हैं, बहुत ज़्यादा असंतोष से जूझ रही है। हालांकि आप अभी दिल्ली बीजेपी में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार बीजेपी के समर्थन में तमाम बयान देते रहते हैं। क्या स्थिति है अभी दिल्ली बीजेपी के अंदर? अपना चेहरा तक नहीं चुन पा रही है बीजेपी। देखो, वैसे इसका जवाब तो भाजपा को देना है। नहीं, मैं फिलहाल पिछले आप मुखालफत लंबे वक्त से कर रहे हैं। हाँ, मैं केजरीवाल के मुखालफत करता हूँ, भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ मैं कि ये जो है ना कि 2 फाड़, 3 फाड़, 4 फाड़, कुछ नहीं हो सकता। दूसरे संगठनों से आज भी आने वालों की लाइन लगी रहती है भाजपा के अंदर, यहाँ से कुछ जाने वाला नजर नहीं आता, ठीक है ना। इतने सारे आने दूसरा, वाले हैं, इसलिए तो कोई संख्या चेहरा ही नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा, आपने कहा चेहरा नहीं है। दिल्ली में 29 उम्मीदवारों की सूची आई है भाजपा की, और भी आ जाएगी। आप यकीन मानिए और खुद ही देखिए, उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे लगे जिसमें आप मुख्यमंत्री खोज सकते हो। ये तो वही बात हो गई जब ये कहा गया कि बीजेपी की ओर से स्टेटमेंट पिछले लोकसभा चुनावों में था कि इंडी गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, तो इंडी गठबंधन का स्टेटमेंट था कि सारे ही चेहरे हैं भाई, आप बताइए कौन सा चेहरा होना चाहिए। तो अब आप उसी को कोट करते हुए दिल्ली बीजेपी को लेके कह रहे हैं कि सारे ही चेहरे हैं भाई, जिसमें आप तय करिए कौन सा। इंडी गठबंधन में विभिन्न दलों के लोग थे, एक दल का आदमी पूरी सीटों पे जो इतना बहुमत उसके बराबर तो चुनाव ही नहीं लड़ा, इसलिए पूछना आवश्यक था। अगर भाजपा 70 की जगह 65 पे भी लड़े तो मुझसे पूछना क्या, बरे इसमें तो 5 आदमी दूसरे लगे, उसमें से तो कोई नहीं। मैं निश्चित कह रहा हूं, उस समय किसी ने कहा इंडी गठबंधन ने कि भाई कांग्रेस का ही बनेगा, आरजेडी का ही बनेगा, इसका बनेगा, तुम दल का बताते। मैं आपको कहता हूं भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली में। ठीक है, तो चेहरा फिलहाल अभी नहीं बताएंगे कि कौन ये तो भाजपा दिल्ली बीजेपी में असंतोष की मैंने बात इसलिए करी क्योंकि पूर्व मेयर सरिता चौधरी, बहुत चर्चित नाम है दिल्ली का, बीते रोज अभी हालिया परसों का स्टेटमेंट उनका है, उन्होंने
भाजपा नेता हैं आज़ाद सिंह, उनके पति हैं, उन पर आरोप लगाया है उत्पीड़न का, उनके पदों में जो उनके अधिकार थे उनमें दखलंदाजी का, और इसमें दिल्ली बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं, सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाम भी उन्होंने शुमार किया है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि दिल्ली बीजेपी में बहुत असंतोष की स्थिति है, इसलिए वो ये इस तरह की दिल्ली बीजेपी की गतिविधियां ही हार के जिम्मेदार हैं। पारिवारिक विषय पे सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलना चाहिए। मेरा दोनों पति पत्नी हैं, उनके पारिवारिक विषय, पे अब मेरा तो वो बोलना ये उचित भी नहीं कह है। रहे हैं कि मेरे अधिकारों को दिल्ली बीजेपी हनन कर रही है अधिकारों का। मैंने कहा ना सामान्य भावना, लेकिन पारिवारिक पति पत्नी के मामले में मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। अगर कोई बाकी विषय में कोई विशेष होता तो बात थी, पारिवारिक विषय में परिवार के लोगों को बैठ करके सुलझाना चाहिए। ठीक है, सरिता चौधरी को लेके आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? आदेश गुप्ता जी नगर निगम में पूरे जोर जान से लगे हुए थे, जगह जगह उन्होंने जनसभाएं की, जगह जगह एक्टिव रहे और पूरी जी जान से जोगे। जब चुनाव नतीजा पक्ष में नहीं आया तो दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए गए। हमारे यहाँ पर ना एक बार नहीं, आज कहीं नहीं है आदेश हाँ, गुप्ता मैं जी। नहीं, वो ऐसा साइलेंट नहीं है बैठे कि हैं, वो साइलेंट है। वो अलग अलग बात है, व्यक्ति की बात है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं। भाजपा में एक ऐसा संगठन है जिसमें हर व्यक्ति ये सोचता है, किसी को पता ही नहीं होता कि कल कौन अध्यक्ष बन जाएगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, कौन मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। कब कौन दूध से मक्खी निकाल कर बहुत बाहर सारे हो जाएगा राज्यों में आपकी तरह। नहीं, हम निकले। देखो, स्थिति परिस्थिति में मत जाइए। आपने बड़े विशाल प्रोस्पेक्टिव में सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब देता हूँ प्रियंक भाई, कि चुनाव हारना जीतना ये नियति पे तय है। प्रयास करना, मेहनत करना, अपनी बात जन जन तक पहुंचाना, ये हाँ हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जो कार्यकर्ता है कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं होते हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले टर्म में भी वो आए, ये संभव नहीं होता, किसी के लिए भी संभव नहीं। भाजपा में तो नहीं है, कांग्रेस में तो अगर आदमी शमशान घाट भी जा रहा है तो भी शपथ लेने के लिए कहेगा मुझे दिला दो, वो दिला देंगे। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। वहाँ तो 80, 70, 75 जो बुजुर्ग जो भी हो जाएगा ना, वो मुख्यमंत्री वो ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, उसके कई पीढ़ी निमट जाएंगी पर वो नहीं निपटेगा। तो हमारे समय में भाजपा में ऐसा नहीं है। तो अध्यक्ष पद पे दायित्व है, आज है कल नहीं है, तो इससे मुक्त होते रहना चाहिए। एक बात आपने कही, मैं किसी दायित्व पर नहीं हूँ, नहीं हूँ ना 2.5 साल से। आज मीडिया क्यों कहता है तुम दुश्मन नंबर 1 हो, मेरी क्या दुश्मनी उसके साथ भाई? नहीं, वो तो आप खिलाफत करते रहते हैं। क्यों भाई? अपने बयानों से तो दुश्मन ही नजर आते हैं। मैं बयानों से जिस नहीं दिन करता आप हूं। समर्थन मैं करने आधार लगे से। केजरीवाल का, उस दिन आपको दोस्त नंबर 1 कहने लगेंगे। केजरीवाल जैसे व्यक्ति का समर्थन करना संभव ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सबके साथ धोखा किया है ना। वो धोखेबाज नटवरलाल पाखंडी व्यक्ति के साथ कौन समझौता करेगा भाई? कुछ आप वो उनके तो आदमी मौलानाओं की तो बसाने में का काम करता है, रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने का काम करता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ प्रियंक भाई, एक कबाड़ी, बड़े ध्यान से सुनना, एक कबाड़ी जिसकी औकात 2 रुपए का कबाड़ खरीदने वाली है, वो व्यक्ति सनातन की शोभा यात्रा, रामनवमी पे निकलने वाली शोभा यात्रा के विरोध में 1500 लोग इकट्ठे कर लेता है। कबाड़ी 1500 लोग इकट्ठे कर लेता है, हमला करता है और भक्तों को, प्रभु श्री राम के भक्तों को मरण आसन तक पहुंचा देता है। पुलिस कार्रवाई करती है, उसके घर पर कबाड़ के जो बाहर सड़कों पे जमा था उसको हटाने के लिए बुलडोजर लेके जाती है। शाम को 6 बजे नोटिस चिपकता है, कल सुबह बुलडोजर आएगा, और सुबह 9 बजे देश के 11 बड़े वकील, वो वकील जिनकी फीस करोड़ों रुपए में है, जिनसे मिलने के लिए 10-10 दिन का अपॉइंटमेंट मांगा जाता है, नहीं मिलता 10-10 दिन में भी अपॉइंटमेंट, वो 7 से लेके 11 के बीच में वो वकील सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाते हैं कबाड़ी के लिए, और उसके लिए एसएलपी बना करके सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनता है, और 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये नेटवर्क नेक्सस है क्या? ये वो है जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग देश के दुश्मन हैं, जो आतंकवादियों से समझौता करते हैं सत्ता में आने के लिए।
खालिस्तानी आतंकवादी के पास जाकर के रहा था पंजाब में सरकार लाने के लिए अरविंद केजरीवाल। अच्छा, कुमार विश्वास का तो भी उस इसलिए मैं दौरान कहना चाहता स्टेटमेंट हूं, आया ऐसी था। स्थिति में मैं उसका समर्थन कैसे कर सकता हूं गद्दार का? हाँ, उस समय ये जो आपका वक्तव्य है इससे मिलता जुलता कुमार विश्वास का वक्तव्य आया था जब वो पार्टी छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी में इस तरह की बातें होती थी कि भाई खालिस्तान के खिलाफ मत बोलो, फंडिंग हो रही है वहाँ से। तो इस तरह की चीज़ें आम आदमी पार्टी में हैं क्या? ये तो आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास ने कहा तो सत्य है ना। वो तो उसी कोर कमेटी के थे, उसके जनक हैं, उसी ग्रुप के हैं। अब ऋषि कश्यप ने से देवता ही थोड़ी, और अदिति जैसी उनकी पत्नी थी, उससे असुर पैदा हुए। दोनों ही बहनें थी ना। तो अगर उनके कुमार विश्वास के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी का जो उत्पन्न हुई उसमें अच्छे लोग चले गए, राक्षस लोग रह गए, तो क्या करेगा कोई? ये तो वही सत्य बता रहे हैं। और उनके शीश महल को लेकर भी आप सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, मैंने डाला था कोविड के अंदर जब लोग तरस रहे थे, तब वो स्विमिंग पूल बना रहा था 8 करोड़ रुपए का सरकारी पे खर्चे से। बताइए साहब, द्वारका के अंदर सोसाइटी में एक मुसलमान नहीं है, वहां हज हाउस बना रहा है। किस लिए बना रहा था भाई? वो मैंने बताया था ना, वीडियो डाला था उसका बना करके। तो फिजूल खर्च सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है या भारतीय ये जनता फिजूल खर्च पार्टी? कर रहे हो आप? हाँ, मतलब ये फिजूल खर्च नहीं भैया, देशद्रोह है। नहीं, मैं शीश महल की बात कर रहा हूँ जो फिजूल खर्च इस तरह के किए। उसका क्या उसने बीजेपी ही करती है या भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ? भाजपा नहीं, आपने आम आदमी पार्टी का, मैं उसको नहीं, बता रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी ही करती है या बीजेपी भी? मैं आपको एक बताता हूँ, उसने सिद्धांत रखा था कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, मुझे इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मेरे पास वैगनार है, मैं इसी से चलूंगा। मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली के बीच में रहूंगा। 1 करोड़ रुपए का कम्बोर्ड चाहिए बैठने के लिए, और फिर कहते हैं मैं आम आदमी हूं, और आप कहते हो कि उसकी चर्चा ना करो। क्यों नहीं करूं भाई? 12-12, 15-15 लाख रुपए के प्रेसिडेंट सूट, महारानी सूट में अरविंद केजरीवाल और उसका पीए दोनों साथ साथ रहते थे। किस लिए भाई? पाठक को 1 रुपए की सैलरी देते हो आप दिल्ली सरकार से कि ईमानदार आदमी हमने रखा है, ताकि जो है 1 रुपए सैलरी, और उसके उस पर खर्चा देश के कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा होता है। बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए, 5 स्टार होटल में रहना चाहिए, कहीं जाएंगे सारी सुविधाएं चाहिए, परिवार को भी गाड़ियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, मकान चाहिए, जो आप और बिना इंटरेस्ट के लोन चाहिए। हाँ, नहीं, आपने 1 करोड़ के कमोड की बात कही, भ्रष्टाचार के तमाम संगीन आरोप लगाए। सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुखिया के ही इतने लग्जरी शौक हैं या बीजेपी के लोगों में भी कुछ हैं? आम आदमी पार्टी के नेता ने देश की जनता दिल्ली की सत्ता पे आने के लिए यही सिद्धांत रखा था, इसलिए मैं उससे पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बीजेपी का बीते रोज आम आदमी पार्टी ने बीते रोज बीजेपी के शीश महल के जब स्टेटमेंट आए लगातार बीजेपी की ओर से, तो कल ही उन्होंने इसका जवाब दिया है केजरीवाल जी ने। उनका स्टेटमेंट है कि क्या फकीरी है, ऐसा फकीर सबको बनना है। 2700 करोड़ का बंगला, 12 करोड़ की गाड़ी, 8400 करोड़ के विमान, 1,40,000 का चश्मा, 1,03,000 का पेन, 10 लाख का सूट। ये अच्छा, ये स्टेटमेंट है उनका, हाँ, केजरीवाल जी का। ठीक है, जवाब दिया मैं इसका जवाब देता हूँ। और साथ में उन्होंने क्या बोला है, ऐसे लोग शीश महल पर ज्ञान ना दें तो अच्छा है। ठीक बात है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। 1 करोड़ रुपए के कम्बोर्ड में बैठते हैं अरविंद केजरीवाल, 15 लाख रुपए का जूता, 3.5 लाख रुपए का जूता पहनते हैं, ठीक है ना जी। और कहीं बाहर जाते हैं तो लाखों रुपए के इनके वस्त्र होते हैं, लेकिन जब मीडिया के सामने आते हैं तो 2 रुपए का पेन, 120 रुपए की शर्ट, 180 रुपए की पैंट और 40 रुपए की चप्पल पहन के 3 व्हीलर में बैठते हैं। ये क्या है भाई? जैसे हो वैसे ही रहो ना। फिर रात को रुकते हो महारानी सूट में, प्रेसिडेंट सूट में, और मीडिया के सामने निकल करके आते हो आप जाकर के 3 व्हीलर में बैठने के लिए गरीब बन करके, शर्ट बाहर निकाल लोगे। तो जैसा चरित्र है वैसे रखो ना। ये दोहरा चेहरा किस लिए रखते हो? और फिर कहते हो हम ज्ञान ना दें। अरे तुम देश की दुनिया के लोगों को मूर्ख मत बनाओ ना भाई। कहो ना कि मैं करोड़ों रुपए का रखता हूं, मैं जो है 15 लाख रुपए का पेन लगाता हूं। मैं कहो ना मैं 1 करोड़ रुपए के कम्बोर्ड के नीचे मेरे को पोटी नहीं आती है। क्यों नहीं कहता है जाकर के कि मेरे को 25 लाख रुपए के थाली में आएगा खाना तभी खाऊंगा, मैं 18 करोड़ रुपए के बेड पे सोऊंगा, चांदी के बने हुए बेड पर। क्यों नहीं कहता ये कि मुझे चांदी के गिलास ही चाहिए पानी पीने के लिए, भाई दूसरा चाहिए नहीं। मेरे को झूमर मेरे को किस प्रकार का चाहिए, मेरे कर्टन किस प्रकार के करोड़ों रुपए के होने चाहिए, क्यों नहीं कहता? किसने मना किया है?
किसने कहा था कि जब 14 एसी लगे थे शीला दीक्षित पर के घर में, सरकारी मकान में, अपने में नहीं, सरकारी मकान में, और भी बड़े मकान में जब 12-14 कमरे थे उनके, तब कहा कि देखिए इतने बिजली लग रही है, इतने फूक रहे हैं, आपके 38 एसी लगे हुए हैं। टॉयलेट भी बिना एसी के नहीं कर सकते हैं भैया, पोटी भी करने के लिए एसी चाहिए आपको, और उसके बाद कहते हो कि दूसरे पे ज्ञान ना दो। ये कैसी क्या 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 चरित्र है इस व्यक्ति का? इसलिए मुझे कहना पड़ता है ये दोगला चरित्रहीन व्यक्ति, इस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए साहब। अफसरों को ये मारता है, महिलाओं को ला करके ये पीटता है, अपने कार्यकर्ताओं को ये पीटता है। सबने कोहली के बारे में सब जानते हैं, इसमें उसकी माता लगातार कहती रही कि इसने उसके साथ उसका मतलब रेप मर्डर कर दिया, सबने उस पर आरोप लगाए, ठीक है ना जी। 50 आरोप इसलिए कि जांच नहीं करने देगा। जब आपके ऊपर आरोप लगे तो आप कहें कोर्ट में मामला तो है, मेरा तो कोर्ट में गया, और जब उसका तो उधर कोर्ट में नहीं गया। मैं अरे भाई मैं चलो उसकी बात मान ले, तो चलो आप ये कह लो कि मेरे आरोप लगे तो आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, मैंने कहा मैं कोर्ट में हूं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों के, गरीबों के पैसे को लूट लिया, करोड़ों रुपए खर्च कर लिए अपने रहन सहन के, तो आप आलीशान जो- उसमें जिम बनाया, 10-10 तो करोड़ आप का यूं किराया ही दे रहा था बखान उसका। ही करेंगे 10 या लाख मुकदमा आप करने की तैयारी 10 में हैं? लाख रुपए उसका बेटा किराया लेता है। मैं मुकदमा क्या करूं मुझे बताएं, मैं तो जनता की अदालत में खड़ा हूं ना, बोल ही रहा हूं। मैं तो आपके पास आया हूं, आपके माध्यम से लोगों को बताने के लिए आया हूं कि 10 लाख रुपए तो जिम का किराया लेता है बेटा, बताइए। और कहता है, और खुद ही ले रहा है कंपनी बना करके। ऐसे आदमी के बारे में आप कहो कि ये कह के हमें ज्ञान मत दो। अरे ज्ञान तुम्हें देगा कौन? तुमने तो अंधकार का चश्मा पहन रखा अपने चेहरे के ऊपर। क्या है स्थिति अभी दिल्ली बीजेपी, दिल्ली में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की? दोहरा रहे हैं इस बात? मुझे तो लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी दोबारा से आएगी दिल्ली में। दिल्ली की जनता जान चुकी है, इसके कितने भ्रम में जाएगी। वो योजनाएं बहुत सारी अलग अलग ला रहे हैं अभी, और हाँ, भ्रम करने के लिए लेके आ रहे हैं ना। पुजारी ग्रंथी योजना लेके आए, तो उसको लेकर एक स्टेटमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा। आचार्य ब्रजेश शर्मा हैं, ये सनातन ब्राह्मण स्वाभिमान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका बीते रोज बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि आज ब्राह्मण अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। पुजारी ग्रंथी योजना जैसे कार्य बहुत पहले हो जाने चाहिए। केजरीवाल की ये पहल बहुत ही सराहनीय है, हम इस योजना का हृदय से स्वागत कर रहे हैं। सनातन ये जो ब्राह्मण हैं वो समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल का खुले तौर पे। और ब्राह्मण समुदाय जो है बीजेपी का कोर वोटर है, अगर वहां सेंधमारी की तो एक बड़ी हर एक दल में हर जातियों को लेकर के विभिन्न विभिन्न प्रकोष्ठ हैं। भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, आरजेडी सभी दलों में सबने बना रखे हैं जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं। तो केजरीवाल के समर्थक संगठन का भी एक प्रकोष्ठ होगा जिसने ये बात करी है। लेकिन कोविड में मौलाना और मौलवियों को ये योजना क्या मतलब मैं बता रहा हूं, छलावा। सफल नहीं? कोविड में पुजारी ग्रंथी योजना सफल कुछ नहीं? नहीं साहब। 18,000 रुपए ब्राह्मण वोट बैंक में सीधे सेंधमारी का काम। कैसे दे देगा मुझे 18,000 रुपए? पंजाब में क्या क्या था, 1,000 रुपए दूंगा मैं महिलाओं को जीतने के कुछ देर बाद। आज तक मिला क्या किसी एक महिला को? पंजाब में किसी एक महिला को मिला क्या 1,000 रुपया? नहीं मिला ना साहब। दिल्ली के अंदर मौलाना और मौलवियों को तो तनख्वाह देता है ये। लेकिन कोविड में सब लोग कहते रहे मंदिरों के अंदर लोग जाना मना था, सबने मना किया कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकते, कोविड है। और उसके बावजूद भी इन्होंने मंदिरों में कोई एक नया पैसा नहीं दिया पुजारियों को। तो पुजारी जिस समय पीड़ा में थे, कष्ट में थे, तब आपने सुनी नहीं। अब आप कहते हो कि मैं तो पुजारी और ग्रंथियों को दूंगा, वो इसके लिए भूखे बैठे हैं क्या? चुनावी प्रोपोगंडा इस तरह की प्रोपोगंडा है, कुछ नहीं था, दे ही नहीं सकता। ब्राह्मणों को बरगलाने के लिए दिल्ली की जनता वो पूरी को भड़का रहा है, और क्या करता है? बरगलाने के अलावा दूसरा काम थोड़ी है। एक मुद्दा और बहुत ज्यादा अभी बीते रोज वायरल हुआ कि आम आदमी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने चुनावी सर्वे के बहाने 7,000 वोटर्स से छेड़खानी करी है, और पूर्वांचली वोटर्स को, आम आदमी पार्टी के लगातार आरोप पिछले 2 दिन से आ रहे हैं कि पूर्वांचली वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश है, उनके वोट में छेड़खानी की गई है, और मुख्य तौर पे वो पूर्वांचली वोटर्स से ही छेड़खानी। और 7,000, उनका तो ये कहना है कि 7,000 वोटर्स जो हैं वो एड ऑन कर दिए गए हैं। दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली का चुनाव इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में है? आम आदमी पार्टी के ना। दिल्ली की सरकार, दिल्ली में कारपोरेशन में आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी। दिल्ली के चुनाव कमीशन का अध्यक्ष, चेयरमैन, चलाने वाला जिसको मंत्री, वो भी अरविंद केजरीवाल की सरकार में। जेल चुनाव मंत्री जो है अरविंद केजरीवाल का है। पहले सत्येंद्र थे, अब कोई और बना हुआ, क्योंकि इनके अंदर जेल भी बहुत जाते हैं ना साहब।
भ्रष्टाचारी। तो ये जो सब लोग इनके, और वोट में परिवर्तन करा रहा है भाजपा। एक घर में, एक कमरे में 18 लोग रहते हैं और 64 वोट मुसलमानों की बनी हुई है। अगर वो जब जांच में पता चलता है और वो कहते हैं कहाँ है लोग, इनकी काटी जाए वोट, इस मकान में कोई नहीं रहता, तो आप कहते हो कि गलत है। ये कौन सी बात हुई भाई? रोहिंग्यन मुसलमान, मैंने जैसे कहा था ना कबाड़, अंसारी कबाड़ी की बात, ये रोहिंग्यन मुसलमानों को और दूसरे लोगों को यहाँ पर डबल वोट बना के रख करके अपना वोट बैंक बढ़ाने के, सत्ता में आने के इन किन प्राकिरण इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है, और कुछ भी नहीं है। सघन जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि बांग्लादेशी बसाए गए और उनको बसा रखे हैं भाई, फैक्ट है। और 100% वोटिंग होनी चाहिए, बायोमेट्रिक हो जाए, समस्या ही खत्म हो जाए, आधार के साथ साथ पता ही चल जाएगा कितने लोग हैं। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जो आधार कार्ड से जब लिंक होंगे तो हर समस्या खत्म वोटर्स हो की जाएगी, पता चल जाएगा कौन कहाँ का है। तमाम मुद्दों पर आप बेबाकी से बात कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कई लोगों ने मुझे इस इंटरव्यू के पहले लिखा कि जिस तरह बेबाकी से जिंदल साहब बात करते हैं तो इस मुद्दे पर ज़रूर पूछिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उस मुद्दे पर आने से पहले मनमोहन सिंह बीते रोज़ दिवंगत हुए, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहें? प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति उनकी कार्यशैली को कैसे देखते थे आप? जाने वाले की कार्यशैली पर चर्चा नहीं करता मैं। ठीक है। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बीते रोज़ सुब्रमण्यम स्वामी आजकल बहुत अलग अलग तीक्ष्ण स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बहुत चर्चा में हैं, अलग अलग रिएक्शंस उनको लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी विचारधाराएं उनको लेकर। उन्होंने बीते रोज़ अभी 2 दिन पहले उनका एक बयान चर्चा में आया कि जो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की कगार पर थीं, लेकिन मैंने लोगों को आगाह किया कि वो इटली की हैं और हमारा संविधान ये इजाज़त नहीं देता है कि कोई बाहरी बन पाए यहाँ पर प्रधानमंत्री। तब मजबूरन सोनिया की जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस तरह की बातें हुई मनमोहन सिंह जो को लेकर कि मजबूरी में बनाए गए। और साथ ही इसके साथ साथ उनके कई स्टेटमेंट इस तरह की, ये तो हो गई चलो कांग्रेस की बात कि उनकी राजनीतिक विचारधारा आड़े आ सकती है, लेकिन आजकल वो अभी उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ कि अटल बिहारी को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें कहीं कि वो लड़कीबाज थे, इस तरह के शब्द प्रयोग किए। कौन सी मानसिकता हावी हो गई है सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर? सुब्रमण्यम स्वामी के अगर कोई यार दोस्त है ना, शुभचिंतक है, तो अच्छे किसी बढ़िया मनोचिकित्सक को उनको दिखाए। दिमागी संतुलन खो गया, बुड़बक की तरह बोरा गए वो। मनोरोगी बता रहे हैं आप उनको? हाँ, पूरी तरह से। सुब्रमण्यम स्वामी की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक प्रबल है, ऐसी उसको, वो अगर इतने वाकई में ज्ञानी व्यक्ति हैं, पर समझना चाहिए। एक बार नारद मुनि को भी भ्रम हो गया था कि विश्व में सबसे सुंदर है, अच्छा चेहरा लेकर के पहुंच गए थे शिव विवाह करने के लिए, सबने सुना होगा, सब जानते हैं, ग्रंथों में है। बंदर निकले वहां पे, पता चला तो इसलिए ये जो सुब्रमण्यम स्वामी नाम का व्यक्ति है, इसको सही किसी मानसिक रोगी को दिखा करके इसका इलाज कराना चाहिए। मुझे लगता है कि इनकी कुछ संतुलन बिगड़ गया, मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, और इसीलिए अनर्गल बकवास करते हैं। अब इनको लगता है कैसे ये अपने आप को चर्चा में रखें, तो इस प्रकार की बातें करना। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से इन्होंने रोका, सोनिया गांधी को उसके कर्मों ने रोका भाई। अच्छा, कल को ये कहेंगे, यही कहते थे ना, राजीव गांधी इनका दोस्त है, कहते थे नहीं कहते थे? सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं ना, राजीव गांधी इनका दोस्त है, और ये भी कहते थे कि वो बारबाला है, बारबाला का बेटा इनका यार, और उसके बाद फिर ये करेंगे हम तो करेंगे सबका, हम उस दोस्त की ही वाइफ को इस तरह की बातें करना, इसलिए ठीक है। अच्छा, उनकी किताब, उनकी ही इस वक्तव्य का किताब है डॉक्टर कलाम की, अब्दुल कलाम की, विंग्स ऑफ फायर, उसमें खंडन किया गया। उन्होंने ये लिखा था, इनका जो स्टेटमेंट है इस बात से खंडन होता है कि 18 मई 2000, ये उनके किताब में लिखा है कि 18 मई 2004 के चुनावों के नतीजों के बाद जब सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मिलने आईं तो राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने को लेकर चिट्ठी तैयार रखी हुई थी, सोनिया गांधी बनने वाली थी, लेकिन सोनिया गांधी अपने साथ मनमोहन सिंह को लेकर
खुद पहुंची, इसको देखकर डॉक्टर कलाम खुद हैरान रह गए। ऐसा डॉक्टर कलाम खुद लिखते हैं। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को ही कई दलों के समर्थन पत्र भी दिखाए। इसके बाद राष्ट्रपति ने पहल का स्वागत किया और शपथ दिलाने के लिए सहमति जताई। ये सुब्रमण्यम स्वामी के उस कोट का खंडन करते हैं कि मैंने ये पहल करी। वो खुद ही सोनिया गांधी लेकर आई थी। खैर ये पुराना विषय है, लेकिन अभी इस तरह के आप स्टेटमेंट अगर देते हो, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ देते हो, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इन्होंने बीते रोज अभी लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, इनका स्टेटमेंट है बीते रोज की, एक पिक अटैच करते हैं, उसमें वो किसी को मोदी जी गिफ्ट देते हुए नजर आते हैं, तो इन्होंने लिखा मोदी जी सीन गिफ्टिंग $20,000 डायमंड रिंग टू जिल बाइडन। जिल बाइडन को एक रिंग दे रहे हैं, तो वो $20,000 की है। नो वंडर that GST on Cameron popcorn is crucial. How else will Modi ji buy expensive gift for his global friends? इस तरह के लगातार विरोध जो हैं इनके मोदी जी के खिलाफ, अटल बिहारी के खिलाफ निकल के आ रहे हैं। कौन सी मानसिकता हावी? क्या पद नहीं मिला? इस तरह की बातें भी लोग करते हैं कि भाई पद नहीं मिला इसलिए इस तरह की कुंठा निकल के है। आप किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको फिर भी कहता हूँ कि मोदी जी को गिफ्ट मिलते हैं, जैसे मोदी जी दूसरों को भी देते हैं, दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को, दूसरे देशों के अधिकार जो लोग आते हैं, मोदी जी को भी पूरे विश्व में जब जाते हैं तो उनको भी गिफ्ट मिलते हैं। और अक्सर उनके जो गिफ्ट होते हैं उनकी नीलामी होकर के जो पैसा आता है, वो नीलामी करा करके जो पैसा आता है वो जन कल्याण के कार्यों में लगाते हैं। आज से पहले किसी एक नेता का बताइए ना। जवाहरलाल नेहरू जो सेंगल में उठा करके ले गए थे वहां इलाहाबाद में, तो इसलिए मैं किसकी बात करूं मैं? तो इसलिए ये आदमी पागल हो चुका है बुरी तरह से। हाँ, तो समझ इतने मानसिक कोण हो गया है इनको। हाँ। इस व्यक्ति को अपना इलाज कराना चाहिए और जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि अंत समय में मैंने देखा है बहुत से बुजुर्गों को, मैंने अचल भगत को भी देखा। मैंने कहा ना, जाने के बाद मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखा है जो अकेले अंधकार की जिंदगी में जी करके बुरी स्थिति में अकेले अकेले चले गए, पता भी नहीं चला, गुमनामी की जिंदगी में चले गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति इस दशा में ना पहुंचे, अगर उनके कोई शुभचिंतक मेरी बात सुन रहे हो, आपके माध्यम से बात जाए, तो उसका तुरंत इलाज कराएं। और तू तड़ाक जैसे शब्दों पर आ गए हैं वो। कई इतने गरिमामयी प्रधानमंत्री पद को लेकर वो कहते हैं कि तू वो करता था, मोदी करता था, अटल बिहारी लड़कीबाज था। पद का सम्मान थोड़ा सा होना चाहिए। पागल आदमी है, छोड़िए, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। अब मैं इसलिए अब कोई ऐसा अब शब्द भी बुरे लगेंगे। वो इस प्रकार का, जिस प्रकार की जो भाषा है उनकी, वो किसी भी प्रकार से, वो व्यक्ति अगर मैं होता, अगर ये भाषा, ये ज्ञान उसका पहले से पता चला होता, तो कभी उसको संसद में बैठने का स्थान भी नहीं देता। चूंकि वक्त सीमित है, बस एक अंतिम वक्तव्य पर आपकी प्रतिक्रिया और जानना चाहूंगा। बीते रोज एक चर्चित पत्रकार का कोट काफी ज्यादा आजकल चर्चा में है। उन्होंने वो लिखते हैं कि गांधीवादी कभी सावरकरवादी नहीं हो सकता और सावरकरवादी कभी गांधीवादी नहीं होता। ये जो दो विचारधारा हैं, इसको लेकर आप वक्तव्य कुछ बताइए कि गांधीवाद और सावरकरवाद पर कुछ बताइए। वैसे बड़ा ये विवादित सा हो जाएगा, लेकिन तो आप तो विवादों के लिए ही जाने जाते हैं। आप के बयान कौन से यहाँ पर? अच्छा, आप जो इतना स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू जो है बैरिस्टर थे, मोहनचंद करमचंद गांधी भी बैरिस्टर ही थे, पढ़े लिखे थे, वकील थे, ठीक है ना जी। और वो भी बहुत बड़े क्या थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी थे ना, तीनों थे ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को रोकने के लिए कोई वकील क्यों नहीं मिला? कोई वकील क्यों नहीं मिला? सावरकर जैसे व्यक्ति को एक नहीं 2 बार फांसी दे दी गई, 2 बार फांसी सुनाई गई। आप कभी सेलुलर जेल गए? मैं गया हूं, मैंने देखा उनका कमरा, काल कोठरी, काले पानी की सजा को देखा है। कैसे अत्याचारी आज देश आजाद हिंद लोग के लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार से फांसी देते थे खड़े करके उसी जगह पर, और वो देख भी नहीं पाते थे, क्योंकि उस जेल के अंदर काल कोठरी में केवल उनको चीखे सुनाई देते। सही कह रहे हो आप, सावरकर जैसा कोई नहीं हो सकता। सावरकर जैसा कोई नहीं हो सकता, ये अलग बात है,
गांधी जी की विशेषताएं दूसरे विषय में अच्छी हो सकती हैं, बहुत सारी हैं। अहिंसावादी थे, साफ सफाई सच्चाई सफाई की बात करते थे, लेकिन वीर सावरकर जैसे व्यक्ति से उसकी तुलना आप ये कहो कि ये जो तुलना कर रहे हैं, क्या ये तुलना किसने करी है? ये अजीत अंजुम की अजीत पत्रकार हैं। ओह अच्छा, ओके। जी। और अब आपने चूंकि इतनी गंभीर बात कही है तो मैं इसलिए थोड़ा कहना सा चाहता हूं, वक्त आपका और मैं छोटी सी ये बात ये वक्तव्य पर भी आप मैं चाहूंगा एक विश्लेषण दें कि उन्होंने कहा है कि गांधीवादी कभी सावरकरवादी नहीं हो गांधीवादी सकता की परिभाषा और क्या है? सावरकरवादी कभी गांधीवादी। गांधीवादी की परिभाषा क्या है? अब ये तो उन्होंने अपने एक विश्लेषण होगा खुद का उनका। कुछ भी कह देना वो। गांधीवादी की परिभाषा बताइए ना मुझे, और सावरकरवादी की परिभाषा बताइए। देश की माटी के लिए मर मिटना हर किसी के बस की नहीं है। एक एक खून का कतरा इस देश की अलग माटी बताने की की विचारधारा कोशिश की गई। कैसे एक अलग वो सोचता व्यक्ति है ना, मैं उसकी मानसिकता पे नहीं जाता हूं। कुंठित व्यक्ति हैं अजीत अंजुम, पीड़ित व्यक्ति हैं बेचारे। हमारे समय में हम पत्रकार रहे हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन किस बात के पीड़ित हैं ये भी बताएं। उनके अंदर कुंठा बहुत बड़ी है ना साहब। ये कांग्रेस के समय में कुछ पत्रकारों को एक रेड कारपेट टाइप मिला करता था। सरकारी खर्चों पे विदेश जाया करते थे प्रधानमंत्री उनके साथ। 5 स्टार होटल, गाड़ियां, घोड़े, लेविश खाना पीना सब मिला करता था, बड़े बड़े गिफ्ट जाया करते थे। ये बंद हो गए सबके। अच्छा, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट तो कुंठा तो होगी। एक नैरेटिव चलाते थे, नेगेटिव नैरेटिव, केवल जो है भाजपा या संघ के खिलाफ चला करके वो कहते थे कि हम ही सबसे बड़े सेकुलर हैं। तो इसलिए पीड़ा कुंठिता उनके बीच में है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वीर सावरकर जैसा कोई हो तो बिरला ही होगा। हम भी नहीं हो सकते उनके जैसे बलिदानी व्यक्ति। और गांधी जी जैसा, वो गांधी जी जैसा, उनके अच्छे गुणों को हम सबको अनुसरण करना चाहिए, मानना चाहिए। वो स्वच्छता के बारे में बात करते थे, हमें समझना चाहिए। आज भी हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, हम युद्ध की बात नहीं करते हैं। जहां अच्छाई है, अच्छाई हर व्यक्ति के लिए नहीं चाहिए। और बुरी बातों पे क्या चर्चा करना? केजरीवाल पे चर्चा करो बेकार, अखिलेश यादव पे चर्चा करो बेकार, राहुल गांधी पे चर्चा करो बेकार, ममता बनर्जी पे चर्चा करो बेकार। बुरी बातें, बुरे लोगों के बारे में चर्चा करनी ही नहीं चाहिए साहब। अच्छी बातें अच्छे लोगों पे चर्चा करें। चलिए, तमाम तथ्यों पर आपने एज ऑलवेज एकदम ज्वलंत और बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। हमारी आशाएं और शुभकामनाएं यही हैं कि आप अपनी पहल, अपने इनिशिएटिव के जरिए यूं ही समाज हित में, सनातन हित में काम करते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।